बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन। वेव ऑप्टिक्स का अगला जो टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन। तो हेडिंग डालिए डिफ्रैक्शन। तो पहले तो समझो डिफ्रैक्शन होता क्या है। डिफ्रैक्शन में लाइट के पाथ में अगर हम कोई एक ऑब्स्टेकल लगा दें तो लाइट उस ऑब्स्टेकल के एजेस पर शैडो की तरफ मुड़ जाता है। क्या बोला मैंने? लाइट के पाथ में अगर हम कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दें तो लाइट जो एजेस पर शैडो की तरफ बेंड कर जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो इसमें पहले एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखें, डिफ्रैक्शन इज ए फिनोमिना, डिफ्रैक्शन इज ए फिनोमिना in which light wave bend towards the shadow area whenever it passes over an obstruction, whenever it passes an obstruction, मैं रिपीट कर रहा हूं, diffraction is a phenomena in which light wave bend towards the shadow area whenever it passes over an obstruction, right? मतलब समझो जरा कहने का क्या है। मैं तुमसे कहूं ये मान लो एक लाइट का सोर्स है O, ठीक। हमने इसके रास्ते में यहां पर मान लो एक ऑब्स्टेकल लगा दिया। ये एक ऑब्स्टेकल है, लाइट के पाथ में हमने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया और यहां सामने हमने एक स्क्रीन लगा रखा है। हम इस स्क्रीन पर शैडो लेंथ देखना चाहते हैं, ठीक है। हम इस स्क्रीन पर शैडो लेंथ देखना चाहते हैं। तो शैडो का मतलब होता है डार्कनेस, जहां पे लाइट रे ना पहुंच पाए उसे हम लोग बोलेंगे शैडो। तो बताओ ये पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट रे देखिए, अगर हम लिमिटिंग रे की बात करें तो ये लाइट ऐसे स्ट्रेट जा रही होगी और यहां तक। अच्छा, जो लाइट यहां पड़ रही होंगी वो बताइए स्क्रीन पर यहां नहीं पहुंचेंगी, तो इसके नीचे यहां होगा हमारा शैडो, ये होगा शैडो, ये होना चाहिए रियल में, राइट। और यहां जो भी लाइट जाएगा इसके ऊपर, यहां जो भी लाइट जाएगा बताओ वहां पे ब्राइटनेस होगा। तो स्क्रीन का इतना पूरा पार्ट हमको ब्राइट नजर आना चाहिए और इसके नीचे का पार्ट हमको डार्क नजर आना चाहिए, जिसे हम लोग बोलेंगे शैडो लेंथ, राइट। ये डार्कनेस होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियल में ऐसा नहीं होता। होना ये चाहिए था, लेकिन रियल में जब देखा गया तो ऐसा कुछ पाया गया कि ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे हमने एक ऑब्स्टेकल लगाया है और यहां पर एक स्क्रीन है, ठीक। समझिए जरा। तो एक्चुअली क्या होता है, ये लाइट रे जो इस ऑब्स्टेकल के एज पे पड़ता है वो शैडो एरिया की तरफ कुछ बेंड कर जाता है ऐसे। और यहां तो बताओ पूरे में लाइट है ही है और ये बताओ ऐसे बेंड कर गया। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर जो ब्राइटनेस होता है, बताओ यहां पे तो डार्कनेस होगा, ये लाइट रे यहां रिसीव नहीं होगी, तो यहां पर ऊपर इतने में यहां तक ब्राइट हो जाता है। और जो शैडो लेंथ होती है वो यहां से नीचे शैडो लेंथ हमको देखने को मिलती है और ये शैडो कुछ डिक्रीज कर जाता है और ब्राइट एरिया बढ़ जाता है, राइट। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब वो लाइट किसी ऑब्स्टेकल के एज पे पड़ा तो वो एज से शैडो की तरफ मुड़ जाता है। किसकी तरफ? शैडो की तरफ मुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। यानी लाइट के पाथ में अगर हम कोई ऑब्स्टेकल लगाते हैं तो लाइट अपने एजेस पर, उस ऑब्स्टेकल के एजेस पर शैडो की तरफ बेंड कर जाएगा। उस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन, राइट। अब समझिए जरा, ये क्लियर है? तो रियल में ऐसा होता है, इन रियलिटी ऐसा होता, होना ये चाहिए था आइडियली, लेकिन रियल में ऐसा देखा गया, राइट। अब देखिए जरा, अगर हम ऐसे बोले आपसे कि मान लो पैरेलल लाइट आ रहा है, ऐसे पैरेलल लाइट आ रहा है, ऐसे पैरेलल लाइट आ रहा है, हमने इसके रास्ते में ये मान लो एक ऑब्स्टेकल लगा दिया और यहां पर एक स्क्रीन है, समझिए। तो अगर हम यहां डिफ्रैक्शन को देखें तो जो लाइट इस एज पर यहां टकरा रही थी
और जो लाइट यहाँ पे एज पे यहाँ टकरा रही थी, तो देखो होना क्या चाहिए था, हमारा जो शैडो लेंथ होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था, लेकिन जैसे यहाँ टकरा के ये शैडो की तरफ बेंड कर जाता है ऐसे, और हमारा शैडो लेंथ कुछ कम हो जाता है, इतने में हमको शैडो नजर आया, इतने में। और ये जो फिनोमेना हुआ इसे हमने नाम दिया डिफ्रैक्शन, इसे हमने नाम दिया डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमको दो तरीके का डिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो पहले हम बता दें टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, एक होता फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, और एक होता फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हमको जो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना, जो कि आज की क्लास का लेक्चर होगा। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये आज की क्लास का लेक्चर है, ये लेक्चर ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। पहले इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है वो हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए जरा उसका अरेंजमेंट वगैरह समझेंगे, और कैसे डिफ्रैक्शन होगा इसे भी हम लोग समझेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, यहां पर हम एक सिंगल स्लिट, पहले तो अरेंजमेंट समझा दें। ये एक सिंगल स्लिट है ए, और ये बी। थोड़ा हम बड़ा दिखा रहे हैं, वास्तव में ये बहुत छोटा साइज का स्लिट होता है, और इसकी जो विड्थ है या जो गैप है वो होता है। कैसा? और इससे लॉन्ग डिस्टेंस डी पर हम यहां पे लगाते हैं एक स्क्रीन। क्या लगाते हैं? स्क्रीन। ठीक है, और इस स्क्रीन पर हम इंटरफियरेंस पैटर्न, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक, तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। यहां अगर कोई सोर्स है, तो इस सोर्स से जो लाइट जाता है, बताओ, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट सोर्स है लाइट का, तो पॉइंट सोर्स के जो वेव फ्रंट होते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं। अब जब ये लाइट यहां पहुंचती है, तो इस स्लिट पर वो शैडो की तरफ बेंड कर जाता है। वास्तव में ये शैडो हमें केवल ब्राइटनेस इतने में मिलना चाहिए था, केवल जो ब्राइट रीजन होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था, लेकिन ये देखा गया कि वो ब्राइट रीजन यहां पर, ये लाइट ऐसे, बताइए, शैडो की तरफ बेंड कर गया ऐसे। अब इतने पार्ट में हमको ब्राइटनेस नजर आई, ये ब्राइट रीजन है, या जिसको हम बोले इंटरफियरेंस पैटर्न। इंटरफियरेंस पैटर्न बोले, इंटरफियरेंस रीजन कहते हैं कि जितने में ये इंटरफियरेंस होने जा रहा है। राइट, अब समझो ये हमारा इंटरफेरेंस रीजन जो है ये कैसे डिसाइड होगा। तो यहां पे जो ए से बी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्स, हाइजन प्रिंसिपल के हिसाब से, हाइजन प्रिंसिपल के हिसाब से ये प्राइमरी सोर्स था। इस स्लिट के अंदर हम बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज कंसीडर कर सकते हैं, और ये पॉइंट सोर्सेज की तरह है। इनके अपने वेव फ्रंट होंगे, कैसे? स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे, और ये वेव फ्रंट ऐसे ऐसे, और इतने रीजन में
इतने रीजन में इन वेव फ्रंट्स का सुपरपोजिशन होगा, तो हमको स्क्रीन पर इतने रीजन में बताइए ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। ये जो हमने वेव फ्रंट दिखाए हैं ये इन सेकेंडरी सोर्सेस के वेव फ्रंट है, और हमको इतनी लेंथ में, ये जो लेंथ है इतनी लेंथ में हमको डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेगी, राइट। अब जरा समझते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। when light wave passed through a single slit, when light wave passed through a single slit या single opening, when light wave passed through a single opening, then different sources having secondary wave, comma, there is interference, and we get a pattern of dark and bright fringes, right. This pattern is known as diffraction pattern. This pattern is known as diffraction pattern. Right. This pattern is known as diffraction pattern. समझिए जरा अच्छे से। तो यहां पे हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी का क्रेस्ट किसी के ट्रफ के साथ इंटरफियर कर सकता है आउट ऑफ फेज में, वहां पर हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। किसी का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ ही इंटरफियर करेगा, वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। तो कहीं इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, कहीं इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा। तो अब हम स्क्रीन के सेंटर से वो पोजीशन पता करना चाहते हैं कि कितनी दूरी पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, कितनी दूरी पर ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। अब वो हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहते हैं, राइट। तो देखिए जरा, अब समझिए जरा। अब हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा साफ सुथरा बनाने जा रहे हैं। समझिएगा जरा, मैं तुमसे ऐसे बोलूं, ये एक सिंगल स्लिट है, सिंगल ओपनिंग है, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और यहां पे कोई सोर्स था और ये उसके स्फेरिकल वेव फ्रंट है ऐसे। अच्छा, इस ओपनिंग का जो गैप है ये ए एम एम है बेटा, ये ठीक है। तो इसे हम लोग बोल रहे हैं ए एम एम कहा गया है, ठीक। चाहो तो हम इसे ऐसे बोलते हैं विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है। अब देखिए यहां पर बनते हैं सेकेंडरी सोर्सेस ऐसे, यहां बनते हैं सेकेंडरी सोर्सेस, और यहां से लार्ज डिस्टेंस कैपिटल डी पर, और ये कैपिटल डी इस ए से बड़ा, ये मीटर में है और वो ए बेटा एमएम में है। तो ये डी ए से बहुत बड़ा है। यहां पे हम लगा के रखते हैं एक स्क्रीन, यहां पे लगाते हैं स्क्रीन, ठीक। इसके सेंटर से ये मान लो सेंटर है। यहां पे जरा समझिए, पहले तो यहां पे समझिए जरा, इसके सेंटर पे हम देखते हैं कि ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी या डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी, इस बात को समझा जाए। तो समझिए यहां से कोई भी सोर्स से जाने वाली लाइट, देखो इस टॉप वाले से हम इनको जरा नंबरिंग करते हैं चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 मान लो सोर्स बने। तो जो सेंटर वाला है इससे बताओ, यहां पे हम देखें स्क्रीन के सेंटर पे, तो बताओ 1 और 10
दोनों से जाने वाली वेव का पाथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो बताओ 1 और 10 यहां पे कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस करेंगे। बताओ 2 और 9 दोनों का रास्ता एकदम आइडेंटिकल होगा, तो क्या बताओ उनमें भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, उनका भी इंटरफेरेंस कैसा, कंस्ट्रक्टिव। बताओ 3 और 7 आपस में यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। हमने बताइए इस स्लिट को 10 सोर्सेस सेकेंडरी सोर्सेस में मान लो डिवाइड कर लिया, तो सेंटर से 1 नंबर और 10 नंबर एकदम आइडेंटिकल है, और इन दोनों से जाने वाली वेव समझना जरा ऐसे होगी स्क्रीन के सेंटर पर ऐसे, और ये दोनों रास्ते एकदम आइडेंटिकल होंगे, और इनके बीच में बताओ कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे बताओ 2 से जाने वाली वेव और 9 से जाने वाली वेव एकदम सेम पाथ फॉलो करेंगी, तो उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, और पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, और फेज डिफरेंस अगर नहीं होगा तो यहां पे बनेगा ब्राइट फ्रिंज, जिसे हम लोग बी नॉट कहते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल ब्राइट। यानी इस स्क्रीन का जो सेंटर होगा वो तो पक्का है सेंट्रल ब्राइट होगा, राइट। अब हमें देखना है कि स्क्रीन से सेंटर से वाई हाइट पर, मान लो ये हमारी एक वेव गई, एक वेव हमने ये ले लिया ऐसे, हम यहां निकालना चाहते हैं वाई हाइट पर कि इस पॉइंट पी पर हमको स्क्रीन का सेंटर से वाई हाइट पर ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी या डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी, ये हम आपको सिखाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम बोलते हैं कि पहला वेव और 10वां वेव, इनके बीच में जरा हम पहले निकालेंगे क्या, पाथ डिफरेंस। तो याद करो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ाया मैंने। तो बताओ अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये गैप, अच्छा याद करो अगर हम इसके सेंटर से ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये लाइन लगभग पैरेलल लाइन है तीनों, एस ए बी ए पी बी पी और ये सेंटर वाली लाइन, तो ये एंगल भी थीटा होता था और ये एंगल भी थीटा आता था, तो ये होता था ए साइन थीटा, जो कि बन के आता था पाथ डिफरेंस। याद आ रहा है। और बाद में हम कहते थे डेल्टा एक्स जो ए साइन थीटा है, या जिसे हम ए थीटा कहते हैं, या जिसे हम ए टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा की वैल्यू वाई बाई डी, इस ट्रायंगल में टेन थीटा बाई अपॉन कैपिटल डी, तो ये हमारा बन के आता था पाथ डिफरेंस। ध्यान देना जरा, ये आता था पाथ डिफरेंस। अब हम निकालना चाहते हैं कि पहले हम डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बताना चाहते हैं, समझना बहुत बढ़िया से, यही लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहीं पे डाउट होता है, उस बात को बढ़िया समझिएगा। फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस यही डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तुम कहोगे सर अभी तो आपने YDSE में पढ़ाया था ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, तो अभी मैं समझा रहा हूं, पहले अच्छे से समझिएगा। डेल्टा एक्स एन लैम्डा होना चाहिए किसके लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए। पहले हम रिजल्ट निकालते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों यहां हो रहा है। अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा है, अरे ये जो सेंट्रल ब्राइट है इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। डार्क फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एक्स एन लैम्डा, और ये बताओ बेटा ए वाई बाई डी बराबर एन लैम्डा, तो y की वैल्यू बताओ एन लैम्डा डी बाई ए, और जहां पर हम n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, ये पोजीशन आ जाएगी nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन स्क्रीन के सेंटर से, राइट। अगर हम एंगुलर पोजीशन लिखें, सॉरी ये आ गई nth डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन, तो डार्क फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एक्स बराबर क्या है, एन लैम्डा, और डेल्टा एक्स यहां ए वाई बाई डी बराबर एन लैम्डा, तो y इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई ए, और ये बताओ पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज from the center of screen, from the center of screen, स्क्रीन के सेंटर से nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन y इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई ए। अगर हम एंगुलर पोजीशन समझाएं, एंगुलर पोजीशन,
तो देखना भाई एंगुलर पोजीशन के लिए ए थीटा बराबर पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा था, ए थीटा बराबर एन लैम्डा, तो थीटा आ जाएगा एन लैम्डा बाई ए। ये हो गया हमारा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन ये एंगल है वास्तव में कि स्क्रीन के सेंटर से जो एनथ डार्क होगा वो यहां कितना एंगल बनाएगा, इसे बोलेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। यानी बताइए स्क्रीन के सेंटर से वो पॉइंट पी कितना ऊपर होगा या नीचे, एकदम सिमेट्री में होगा। एनथ डार्क फ्रिंज इतना ऊपर उतने, जैसे फर्स्ट डार्क लैम्डा डी बाई ए पे बनेगा, ऊपर और नीचे एकदम सिमेट्रिकल पैटर्न होगा जैसे बाई डी एसिम होता था। अच्छा, अगर हम कहें एंगुलर पोजीशन बताओ तो वो एल लैम्डा बाई ए। बस सवाल यहां फंस रहा है कि सर डेल्टा एक्स एल लैम्डा तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए था, आपने तो यहां डार्क के लिए कर दिया, ऐसा क्यों? इस बात को जरा बढ़िया से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा जरा। पहले ये बताओ नोट हो गया? अब मैं समझाने जा रहा हूं, देखिएगा। इसे मैं हटा रहा हूं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? स्क्रीन का सेंटर तो सेंट्रल ब्राइट होगा जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ये भी हमने तुम्हें समझा दिया, ठीक। अब समझो जरा कहने का मतलब। ये मान लो एक हमारा सिंगल स्लिट था, ओपनिंग था ऐसे। इसे हम थोड़ा और बड़ा करके समझाएं, तुम्हें बढ़िया से समझ में आएगा। मान लो आपने कहा सर यहां पे 10 सोर्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे आ जाइए 10 सोर्स बना दे रहे हैं, 8 9 और ये 10। ये 10 सोर्स बन गए हमारे पास और ये गैप है ए, ये गैप है ए, ठीक है। ये 10 हमने पॉइंट सोर्स सेकेंडरी सोर्स बनाए, ठीक। अब देखना समझाने के लिए, आपने कहा पहला और दूसरा के बीच में, पहला और 10वें के बीच में आपने कहा कि जहां डार्क फ्रिंजेस बन रही है, बढ़िया समझिए, ये जो पाथ डिफरेंस आता था ए साइन थीटा, ये थीटा होता था, ए साइन थीटा, अगर ये लैम्डा है तो यहां पे बन रहा है D1 पहला डार्क फ्रिंज, और ये स्क्रीन के सेंटर से इतना ऊपर होता था, और ये हाइट अभी अभी निकल के आई है लैम्डा डी बाई ए, फर्स्ट डार्क की पोजीशन। उतने नीचे भी होता था, ठीक है, उतना नीचे भी होगा, एकदम सिमेट्री में होगा यहां पे पहला डार्क लैम्डा डी बाई ए पर, ठीक है। अब समझो ये सेंट्रल ब्राइट होता था। अब मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूं ये डार्क क्यों बना, तो समझो जरा हुआ क्या। अगर पहले और 10वें के बीच में पाथ का डिफरेंस लैम्डा है, पहले और 10वें के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, लैम्डा, तो वेव नंबर 1, देखो भाई, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 6 के बीच में, समझाने के लिए, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। तो देखो 1 और 6 के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हुआ। ऐसे ही वेव नंबर 2 और वेव नंबर 7 के बीच में फिर लैम्डा बाई 2 होगा, क्योंकि इन दो के बीच में अगर लैम्डा है तो बताओ, इन दो के बीच में अगर लैम्डा है तो बताओ 1 और 6 यानी 10 वेव, इक्वली स्पेस्ड वेव के बीच में अगर लैम्डा है तो 5 इक्वली स्पेस्ड के बीच में लैम्डा बाई 2 होगा। और अगर बताओ लैम्डा बाई 2, तो सुनो, वेव नंबर 3 और वेव नंबर 8 फिर लैम्डा बाई 2, वेव नंबर 4 और वेव नंबर 9 फिर लैम्डा बाई 2, और वेव नंबर 5 और वेव नंबर 10 फिर लैम्डा बाई 2। तो देखो होगा क्या कि जब 1 यहां पहुंचा तो 6 वाला जब यहां पहुंचा तो उनके बीच में फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ रहा है। और बताओ अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 टाइप का होगा तो फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई टाइप का होगा। यानी बताओ वेव नंबर 1 और वेव नंबर 6 के बीच में अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 आया तो समझ जाइए इनका इंटरफेरेंस कैसा हुआ, डिस्ट्रक्टिव। कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। ऐसे 2 और 7 ने आपस में कैसा करा, डिस्ट्रक्टिव।
डिस्ट्रक्टिव। ऐसे बताओ सारे वेव आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कर गए। बढ़िया समझिएगा, इसका मतलब समझो हुआ क्या कि हमें देखने को लगा कि 1 और 10 के बीच में लैम्डा है, जबकि सच्चाई क्या है कि 1 और 6 ने जोड़ी बनाई और यहां पहुंच गए λ/2 फेज डिफरेंस लेके डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस करे और यहां इंटेंसिटी 0 डार्क फ्रिंज बना दी। 2 को खत्म करा 7 ने, 3 को खत्म किया 8 ने, 4 को खत्म किया 9 ने और 5 को खत्म किया 10 ने। बताओ हर एक जोड़ीदार के साथ हर एक सोर्स का एक जोड़ीदार सोर्स है जो उस पॉइंट पी पर जो वेव भेज रहा है, और वो वेव आपस में आउट ऑफ फेज इंटरफियर कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच में पाथ का डिफरेंस λ/2 है और वहां पे हमें देखने को मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो हम बोलते ऐसे हैं कि 1 और 10 के बीच में जब पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा n लैम्डा टाइप का होगा तो यहां पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेगी, और उसको मैंने एक्सप्लेन भी करा क्यों, क्योंकि जब इन दो के बीच में लैम्डा होगा तो बीच में जितने भी सोर्स होंगे उनका λ/2 पर हर एक जोड़ीदार मिलेगा और वो जोड़ीदार वहां पे जाके डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के साथ इंटेंसिटी को खत्म कर देगा, डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ा जाए। तो हम बोलते ऐसे हैं कि ए और बी से निकलने वाली वेव के बीच में अगर पाथ का डिफरेंस n लैम्डा टाइप का है तो ये पोजीशन वास्तव में स्क्रीन पर बताओ मैक्सिमा की होगी कि मिनिमा की होगी, ये मिनिमम इंटेंसिटी की होगी, डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन होगी, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और उसको भी समझाएंगे। इसे हटा दें। अब देखो बेटा, अब अगर हम समझें यहां पर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, अगर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम ये बोलते हैं कि वो डेल्टा एक्स जो ए साइन थीटा आता था वो होना चाहिए 2n+1 λ/2 टाइप का, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ, अभी अभी हमने देखा था डेल्टा एक्स जो ए साइन थीटा आता था वो n लैम्डा था, ये पोजीशन डार्क फ्रिंजेस की थी। किसकी पोजीशन थी? डार्क फ्रिंजेस की। तो ये बताओ यहां से ए साइन थीटा को y/d लिखते थे tan थीटा बना के, और यहां से बताओ y आता था n लैम्डा d/a। याद करो यहां पे n की वैल्यू हम लोग 1 से शुरू करते थे, 1 2 3 4 ऐसे डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि सेंटर पे तो हमारा क्या था? ब्राइट फ्रिंज था। तो यहाँ n1 था, देख लीजिए, नहीं मैंने पिछली बार गलती से यहाँ 0 लिख दिया, उसको देख लीजिएगा, ये 1 से होगा। अब देखो यहां पर n बराबर 1 से, यानी बताओ ये पाथ डिफरेंस, यानी जब ये डेल्टा एक्स ए y/d याद है, तो ये बताओ अगर 2n+1 λ/2 टाइप का होगा, यानी वो y आ गया 2n+1/2 λ/d/a। ये बताओ पोजीशन आ रही है ब्राइट फ्रिंजेस की। n को 1 रखो, n को अगर हम 1 रखें तो ये बताइए जरा y = 1.5 λ/d/a, ठीक है। अगला y = 2.5 λ/d/a, ये पहला ब्राइट है, ये दूसरे ब्राइट की पोजीशन, तीसरे सेंट्रल ब्राइट तो क्लियर ही है, और पहला ब्राइट मिलेगा 1.5 λ/d/a पर। पहला डार्क कहां मिलता था? λ/d/a पर। दूसरा डार्क कहां मिलता था? 2 λ/d/a पर।
तीसरा ब्राइट मिलेगा 3.5 लैम्डा डी बाई ए पर। ये पोजीशन होंगी हमारी ब्राइट फ्रिंजेस की। अच्छा, अगर एंगुलर पोजीशन की बात करें, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, एंगुलर पोजीशन, तो बताओ इसी ए डेल्टा एक्स को, जैसे हम ए साइन थीटा कहते थे, इसे हम ए थीटा लिख देंगे। ए साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे? ए थीटा। और यही ए थीटा बताओ 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो थीटा आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2a। ये हमारी एंगुलर पोजीशन हो जाएंगी किसकी? ब्राइट फ्रिंजेस की। तो बताओ थीटा 1, एन को 1 ले लीजिए, 1.5 लैम्डा बाई ए। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन 2.5 लैम्डा बाई ए। तीसरा ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन 3.5 लैम्डा बाई ए। ये पोजीशन आएंगी ब्राइट फ्रिंजेस की एंगुलर पोजीशन। अब हम आपको ये समझाना जा रहे हैं कि जहां पर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, देखो सेंटर पे 0 है, जहां लैम्डा था वहां पे डार्क फ्रिंजेस बन रही थी, लेकिन जहां ए और बी दोनों एक्सट्रीम सोर्स से निकलने वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस अगर 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 टाइप का है, तो वहां पे हमको ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेगी, राइट। अब मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं ऐसा क्यों हुआ, तो जरा इसको बढ़िया से समझिए ऐसा क्यों होगा। तो ये समझो कि मान लो ये एक सोर्स है, ये एक स्लिट है, और इसके बीच में हमने इक्वली स्पेस्ड 10 सोर्स मान लिए, सेकेंडरी सोर्स अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल। ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 इक्वली स्पेस्ड हमने मान लिए, ठीक। और यहां पे स्क्रीन था, स्क्रीन के सेंटर से आप कह रहे हैं कि हमको वो पोजीशन पता करनी है जहां से जाने वाली वेव 1 और 10 सोर्स, दोनों एक्सट्रीम सोर्स से जाने वाली वेव के बीच में, दोनों के बीच में ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ए साइन थीटा, अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 होगा, तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा पहला ब्राइट फ्रिंज, और ये YV1 होगा पहला ब्राइट फ्रिंज। यानी जहां 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इन जगह पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। इस बात का मतलब समझते हैं क्या हुआ। अगर पहले और 10 के बीच में 3 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस है, तो बताओ पहले और चौथे के बीच में, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 4 के बीच में देखते हैं। तो मैं यहां लिखूं, जरा इसको हटा दूं अभी तुमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो मैंने बोला 1 और 10 के बीच में अगर पाथ का डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है या 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 पे पहला ब्राइट, 5 लैम्डा बाई 2 पे दूसरा ब्राइट, 7 लैम्डा बाई 2 पे तीसरा ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। अब हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो सुनो, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 4 के बीच में, समझो बहुत बढ़िया समझिएगा, 1 और 10 के बीच में कितना? 3 लैम्डा बाई 2। तो हमने ने 3 इक्वल इंटरवल में बांट दिया, तो 1 और 4 के बीच में लैम्डा बाई 2, 2 और 5 के बीच में फिर लैम्डा बाई 2, बोलो भाई, 3 और 6 के बीच में फिर लैम्डा बाई 2, 4 और 7 के बीच में फिर लैम्डा बाई 2। ऐसे बताइए, कहने का मतलब क्या है हमारा कि बताओ 1 और 4 के बीच में लैम्डा बाई 2, तो यहां बताओ 4 और 7 के बीच में फिर लैम्डा बाई 2, यहां तक, ठीक। आप समझिएगा जरा। तो 1 से लेकर के 4 तक की वेव जब यहां पहुंची, तो 5 से लेकर के 7 तक की वेव, ये बताओ 1 से 4 तक की वेव और 4 से 7 तक की वेव जब यहां पहुंची, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, बताओ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 1 से 4 तक और 4 से 7 तक। तो बताओ 1 को 4 ने यहां डिस्ट्रक्टिव करा, 2 को 5 ने डिस्ट्रक्टिव करा, 3 को 6 ने करा, 4 को 7 ने डिस्ट्रक्टिव करा। तो 1 से 7 तक की वेव यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करी, बच गया 8, 9, 10, और 8, 9, 10 का कोई जोड़ीदार नहीं है। यानी 1 से 4 तक का जोड़ीदार 5 से 7 तक जो सोर्स है सेकेंडरी सोर्स,
उनसे निकलने वाली वेव बनी और उन्होंने स्क्रीन पर जा करके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा, लेकिन 8, 9, 10 जो वेव बची उनका कोई जोड़ीदार नहीं है जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, और ये अपनी लाइट लेकर के यहां पहुंच गए और यहां अपना झंडा गाड़ दिया। किसने? 8, 9, 10 ने। और वहां पे जाकर के रोशनी पहुंच गई, लाइट पहुंच गई, और उसे हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंज बन गई, क्योंकि 8, 9, 10 के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाला जोड़ीदार खत्म हो गया है ही नहीं। तो बताओ कुछ ना कुछ लाइट वहां होगी, लेकिन बताओ यहां जो ब्राइटनेस होगी वो बताओ सेंट्रल ब्राइट से कम होगी, क्योंकि यहां पहुंचने वाली ब्राइट फ्रिंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सोर्स है उनका नंबर कम हो गया, जबकि सेंटर पे हर सोर्स से जाने वाली वेव एकदम आइडेंटिकल जोड़ीदार ब्राइट फ्रिंज बना रहा था। कहां पे? सेंटर पे। आई थिंक क्लियर। तो हम बोलते ऐसे हैं कि 1 और 10 के बीच में 3 λ/2, लेकिन उसका रियल मतलब यह है कि 1 से 4 तक के जो सोर्स है और 5 से 7 तक के जो सोर्स हैं वो आपस में वहां पे λ/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, लेकिन 8, 9, 10 का जोड़ीदार नहीं बचा और वो यहां लाइट लेके पहुंच गए और हमको यहां ब्राइट फ्रिंज देखने को मिली, और वो ब्राइटनेस सेंट्रल ब्राइट से काफी कम है। आई थिंक क्लियर। तो बोलते ऐसे हैं कि 1 और 10 के बीच में 3 λ/2, लेकिन सच्चाई क्या है कि 1/3 पहले 1/3 को दूसरे 1/3 ने बताइए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ खत्म करा, और आखिरी 1/3 वाले जो सोर्स हैं उनकी लाइट हमें वहां पर उस पॉइंट पर दिखाई दे रही है, इसलिए वहां पे ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल रही है। आई थिंक क्लियर। अब स्क्रीन पर जो पैटर्न हमको देखने को मिलता है उसको जरा समझ लीजिए, कैसे मैं रब करने जा रहा हूं। अब स्क्रीन पर हमको जो पैटर्न देखने को मिलता है मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं, ठीक है। कुछ ऐसा हम स्क्रीन को ऐसे हॉरिजॉन्टल में दिखा दे रहे हैं। यहां पे हम दिखा रहे हैं इंटेंसिटी, यहां हम दिखा रहे हैं इंटेंसिटी, और यहां पे स्क्रीन के सेंटर से ये हम दिखा रहे हैं डिस्टेंस, यहां दिखा रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। समझिए ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है, यहां इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, ये हमारा 0 ऑर्डर ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद हमें मिला ये पहला डार्क, ये पहला डार्क। कितनी दूरी पे मिलता है पहला डार्क? λ/d/a। अब ये भी पढ़ा है, ये भी कितना? λ/d/a पर। फिर यहां से हमें पहला ब्राइट और इसकी इंटेंसिटी कम, ये हमारा पहला ब्राइट है जिसकी पोजीशन सेंटर से 1.5 λ/d/a होता था। ऐसे यहां पर एकदम आइडेंटिकल हमें यहां पे मिलेगा पहला ब्राइट, और ये फिर मिला दूसरा डार्क D2, ये हमारा दूसरा डार्क। और दूसरे डार्क की पोजीशन याद करो, यहीं पे लिखते चले। तो ये बताओ 1.5 λ/d/a, ये बताओ 2 λ/d/a, ठीक है। और यहां बताओ फिर आएगा तीसरा ब्राइट, उसकी इंटेंसिटी और कम होगी, ये तीसरा ब्राइट, और ये हमारा तीसरा डार्क, ऐसे चलता रहेगा। यहां पे बताइए, सॉरी ये दूसरा ब्राइट, ये दूसरा ब्राइट, ऐसे बताओ यहां पर दूसरा ब्राइट और फिर ये तीसरा डार्क, राइट। बताओ दूसरा जो ब्राइट है उसकी पोजीशन 2.5 λ/d/a और तीसरे डार्क की पोजीशन 3 λ/d/a स्क्रीन के सेंटर से, राइट। अच्छा, इनकी एंगुलर पोजीशन भी हम लिख सकते हैं, ये थीटा बराबर 0 डिग्री, यहां पे थीटा आता था हमारा 1.5 λ/a। फर्स्ट ब्राइट पे थीटा आता था, सॉरी यहां पे ये, यहां पे पहले डार्क का थीटा आपका आता था λ/a, पहले ब्राइट का थीटा आता था 1.5 λ/a।
एंगुलर पोजीशन लिख रहा हूं। दूसरे डार्क का एंगुलर पोजीशन था 2 लैम्डा बाई ए, ये सब निकाला था हमने अभी। तो ये है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, और ये है लीनियर पोजीशन, राइट। ये ऐसा होता है हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट इसके बारे में, लीनियर विड्थ ऑफ, लीनियर विड्थ ऑफ, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बताओ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा देखो, ये ब्राइटनेस है, यहां पे भी ब्राइटनेस है, यहां तक ब्राइटनेस है, तो बताओ यहां से लेके यहां तक का गैप, ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है। तो इधर लैम्डा डी बाई ए, इधर लैम्डा डी बाई ए, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई ए। अच्छा देखना दूसरे ब्राइट का गैप, जो पहला ब्राइट है इसका, बताओ सेंट्रल ब्राइट का लीनियर विड्थ इतना, फर्स्ट ब्राइट का देखो यहां से यहां तक का गैप, ये 2 लैम्डा, ये देखो 2 लैम्डा डी बाई ए, और ये हमारा 1 लैम्डा डी बाई ए, तो इनका गैप आएगा लैम्डा डी बाई ए। यानी सेंट्रल ब्राइट का जो विड्थ है वो डबल होता है और किसी भी ब्राइट फ्रिंज से, राइट। बात समझ में आ रही है? तो देखिए भाई, ये पोजीशन ये लैम्डा डी बाई ए पे था और ये 1.5 पे था, तो समझो इधर हमारा लैम्डा डी बाई ए पर, तो बताओ यहां लैम्डा डी बाई ए, इधर लैम्डा डी बाई ए, तो बताओ 2 लैम्डा डी बाई ए हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ। जबकि बताओ अगला किसी भी ब्राइट का देखो, तो बताओ अगले ब्राइट का D1 से D2 के बीच का गैप, तो लैम्डा डी बाई ए से 2 लैम्डा डी बाई ए के बीच का गैप लैम्डा डी बाई ए, राइट। अच्छा, अगर मैं कहूं एंगुलर विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं वो लोग, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो बताओ वो एंगल आएगा 2 लैम्डा बाई ए, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। दूसरा पॉइंट, एंगुलर विड्थ ऑफ, सॉरी लीनियर विड्थ ऑफ, लीनियर विड्थ ऑफ, लीनियर विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा, एनी अदर मैक्सिमा, एनी अदर मैक्सिमा, एनी अदर का मतलब सेंट्रल को छोड़ के एनी अदर मैक्सिमा, तो बताओ ये विड्थ कितनी आएगी बेटा, लैम्डा डी बाई ए। बात समझ में आ रहा है कैसे? कैसे? क्योंकि D1 से D2 के बीच में हमारी ब्राइटनेस रहेगी, D2 से D3 के बीच में, तो बताओ लैम्डा डी बाई ए, तो एनी अदर मैक्सिमा की जो विड्थ होगी लीनियर विड्थ, वो लैम्डा डी बाई ए होगा। एनी अदर का मतलब है अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा, अदर देन सेंट्रल, अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। आई थिंक क्लियर? ठीक है, एकदम क्लियर है। अब इस पर हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, इस पर हम करने जा रहे हैं कुछ सवाल। सवाल लिखिए, पहला क्वेश्चन। यार ये एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम कुछ सवाल करेंगे। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल लिखिए, ए बीम ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, a beam of light of wavelength 600 nanometer, 600 nanometer from a distant source, from a distant source fall on a single slate, fall on a single slate 1 mm wide, 1 mm wide, 1 mm wide, and the resulting diffraction pattern, and the resulting diffraction pattern is observed on a screen,
and resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 मीटर अवे, 2 मीटर अवे, तो ये d हो गया 2 मीटर। फुल स्टॉप वाले लिखिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस on either side of central bright fringe, what is the distance between first dark fringes on either side of central bright fringe। तो देखो हमें क्या निकालना है, अगर ये सेंट्रल ब्राइट होता था तो बताओ यहां पर ये मिलता था पहला डार्क, इधर मिलता था पहला डार्क, और ये होता था सेंट्रल ब्राइट, ये गैप होता था लैम्डा डी बाई ए, इधर गैप होता था लैम्डा डी बाई ए। तो बताओ दोनों तरफ डार्क से डार्क के बीच का गैप हमसे पूछ रहा है, क्या इसी को हम कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो बताओ ये जो हमसे पूछ रहे हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा इनडायरेक्टली, बोलो बेटा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है, या फिर यहां पे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन first dark on either sides of central maxima, on either side of central maxima। तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड जो फर्स्ट डार्क बन रहा है उनके बीच का गैप बताओ कितना आ रहा है, तो 2 लैम्डा डी बाई ए, ये हमको निकालना। तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी है, 600 नैनोमीटर, हम मीटर में रख रहे हैं, डी दिया 2 मीटर अपॉन ए 1 इंटू 10 की पावर -3। तो ये सॉल्व करिए जरा और बताइए 2400 10 टू द पावर -6, ये 2.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी आंसर है 2.4 mm। यानी स्क्रीन के सेंटर से दोनों तरफ पहली डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो गैप होगा वो 2.4 mm होगा। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट करें। अगला सवाल, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर from a single slit, a screen is placed 50 centimeter from a single slit, comma, which is illuminated with 6000 angstrom light, which is illuminated with 6000 angstrom light, यानी ये क्या दिया, वेवलेंथ। फुल स्टॉप वाले लिखिए, if the distance between first and third minima, if the distance between first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm, in the diffraction pattern is 3 mm, right? What is the width of the slit? ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विड्थ ऑफ द स्लिट, यानी ए हमको निकालना है, राइट। तो बताइए थर्ड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच का गैप 3 mm है, तो बताओ थर्ड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच का गैप 3 mm। तो बताओ थर्ड डार्क की पोजीशन सेंटर से 3 लैम्डा डी बाई ए, फर्स्ट डार्क की पोजीशन लैम्डा डी बाई ए, और इनके बीच का गैप हमको दिया गया है 3 mm। तो 3 इंटू 10 की पावर -3, हम मीटर में रखेंगे सब कुछ, ठीक है। अब देखिए चलो वैल्यू रखते हैं। तो ये देखो बेटा 2 लैम्डा डी बाई ए इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -3। अब चलो वैल्यू रख देते हैं। 2 लैम्डा है हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10, और कैपिटल डी है 50 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर लिख दिया, ये हाफ मीटर 50 सेंटीमीटर को, और ए हमको निकालना है, और ये बराबर 3 इंटू 10 की पावर -3 mm में था। तो जरा सॉल्व करोगे तो पाओगे ए बराबर 200 इंटू 10 की पावर -6, और ये मीटर,
तो आंसर आएगा 0.2 mm, 0.2 mm हमारा आंसर, यानी जो स्लिट है उसका विड्थ होगा 0.2 mm, राइट। कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल लिखेंगे, नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न of a slit is measured, full stop वाले की, the slit is illuminated by light of wavelength, slit is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom, 6000 angstrom, राइट। पहला पार्ट लिखें, इसमें जो हमको सॉल्व करना, पहला पार्ट, when the slit is illuminated by light of another wavelength, the angular width decreases by 30%, angular width decreases by 30%. Calculate wavelength of this light, तो बताओ बेटा क्या कह रहे हैं हमसे कि हमने जब लाइट इस्तेमाल करी, पहले लाइट हम यूज कर रहे हैं 6000 एंगस्ट्रॉम की, अगली बार हमने लाइट दूसरी इस्तेमाल कर दी। बताओ पहले जो विड्थ थी हमारी सेंट्रल मैक्सिमा का, एंगुलर विड्थ कहाँ है? तो याद करो, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा बाई ए था, 2 लैम्डा 1 बाई ए। बाद में बताइए वो 70% डिक्रीज कर गया, सॉरी 30% डिक्रीज करा। अगर 30% डिक्रीज करा तो 70% बचा। तो बताओ जो आया हमारा वो 2 लैम्डा 2 बाई ए आया, अगला हमारा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कह रहे हैं जो हमने इस लाइट को यूज करा तो थीटा नॉट डैश इज 70%, तो 70/100 ऑफ थीटा नॉट, यानी अगली बार एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 70% ऑफ प्रीवियस एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो 2 लैम्डा 2 बाई ए बराबर ये हो गया 0.7 टाइम्स और ये हुआ 2 लैम्डा 1 बाई ए। यहां देखो ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा 2 आएगा 0.7 टाइम्स लैम्डा 1, तो ये आएगा 0.7 टाइम्स और लैम्डा 1 की वैल्यू होगी 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो बताओ ये आ गया हमारा 4200 एंगस्ट्रॉम, या चाहो तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 420 नैनोमीटर। देख लीजिए भाई, क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट लिखिए। लिखें, द सेम डिक्रीज इन एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, द सेम डिक्रीज मतलब कितना परसेंट? 30%। सेम डिक्रीज इन एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is obtained when the original apparatus is immersed in a liquid. The original apparatus is immersed in a liquid. Find refractive index of the liquid. Find refractive index of the liquid. तो बताओ अगर हम किसी लिक्विड में डुबो देंगे तो नया वेवलेंथ पुराने वाले वेवलेंथ का 1/μ हो जाएगा। तो अगली बार बताओ जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है वो 70% बचा पहले वाले का। तो बताओ ये 2 लैम्डा 2 बाई ए इज 0.7 टाइम्स 2 लैम्डा 1 बाई ए। क्लियर है? तो देखो हमको म्यू निकालना है, ए कट गया, 2 कट गया, लैम्डा 2 को हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाई म्यू।
और ये हुआ 0.7 लैम्डा वन भी कट गया बेटा, म्यू बराबर 1/0.7 आ गया, ये हो गया 10/7, इसका मतलब 1.4 आंसर 1.42 ये हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन और लगा लीजिएगा बुक से, और अगली क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन के बाद फिर सेमीकंडक्टर्स। तो आज का टॉपिक ये डिफ्रैक्शन यहाँ पर फिनिश होता है।